थर्ड चैप्टर के अंदर क्या था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या था ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको सजेस्ट किया था इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारा क्या था, हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे कि हमारे पास जो भी कुछ है हम उसी से ही अपना काम चलाएंगे, जितनी जरूरत होगी सिर्फ उतना ही मंगाएंगे, कम से कम हम इंपोर्ट करके मंगाएंगे। हमने टैरिफ और कोटा लगा रखा था अपने इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, लेकिन उससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए अब हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की जरूरत पड़ी, जिसको हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया, जिसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 पॉइंट्स पे मेनली फोकस किया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन था रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरल कर देना। लिबरल कर देना मतलब इजी कर देना। जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी दुनिया भर की, ठीक है, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा, उसके साथ उसको हमने प्राइवेट जितने भी कंपनीज थी उनको हमने कौन से स्केड्यूल के अंदर डाला हुआ था? सी स्केड्यूल के अंदर डाला गया था। सारी पार्शियलिटी उनके साथ होती थी। रूल रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, राइट। बहुत सारी चीजें थी जिन जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रही थी। क्लियर हो गया? तो अब हमने क्या किया है, अब हमने अपने रूल्स रेगुलेशन को लिबरलाइज कर दिया, लिबरल कर दिया, इजी कर दिया। अब कोई भी आके हमारे यहाँ बिजनेस कर सकता है। अब लिबरलाइजेशन को भी हमने 5 सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। कौन कौन से थे? हमारा फॉरेन ट्रेड था, हमारे इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज के अंदर हमने ओपन कर दिया, न्यू बैंक्स वगैरह ओपन होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, हमारा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा हमारा, देन हमारी जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, और हमारा जो भी लाइक इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने भी रूल रेगुलेशन थे, लाइसेंसिंग वगैरह, उन सबको ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। याद आ रहा है कुछ जो उसमें करके लाइंस बना बना के किया था अलग अलग? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बात प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, क्या है मीनिंग इसका प्राइवेटाइजेशन का? प्राइवेटाइज कर देना चीजों को। अभी तक क्या हो रहा था? स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अब हमने स्केड्यूल सी के लिए भी चीजों को लिबरल कर दिया, इजी कर दिया कि वो अपने बिजनेस जो है इजीली रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, वो भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। हर चीज में उन्हें लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमने रूल्स रेगुलेशन को इजी किया है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या पढ़ रहे हो आप? प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, लास्ट क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, ये जो ये जो टाटा ग्रुप की एयर इंडिया है, ये किसने स्टार्ट की थी? जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ प्लेयर्स थे, कुछ कुछ जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जिनको अब फ्री हैंड दे दिया गया कि अब आप अपना प्राइवेट बिजनेस जो है कर सकते हो, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको किसी भी तरह की पार्शियलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बात बात पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आरबीआई का बात बात पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। आरबीआई या गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशंस रहेंगे वो सिर्फ बना दिए जाएंगे, जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई बार बार आके आपके उसमें अकाउंट्स में इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि नई प्राइवेट कंपनीज बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्म में प्राइवेटाइजेशन हुआ। एक तो न्यू कंपनीज बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, कंपनीज कौन सी वाली? प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट की तो ठीक है, जो है वो चली रही थी। ये क्या था? नई प्राइवेट कंपनीज बननी शुरू हुई। और दूसरी चीज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनको प्रमोशन देना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए जो है सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनका डिस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? न्यू कंपनी समझ में आ गया, नई कंपनी शुरू हुई, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक। पहले कौन से बैंक थे? इस टाइम से पहले जो मेनली बैंक चलता था वो कौन सा था? एसबीआई। आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वो था गवर्नमेंट बैंक जो भी थे उस टाइम पे रन कर ऑपरेट कर रहे थे।
लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, दूसरे बाकी सेक्टर्स के अंदर भी फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया। किस लिए किया? जिससे कि हमारे पास फॉरेन वो फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास ग्रो करे, हमारी आरबीआई के पास बैलेंस रिजर्व जो है वो ग्रो करे। ठीक है, डन। अब यहाँ पे नई कंपनीज स्टार्ट होंगी तो जिनके पास जो भी कैपिटल है वो किस लिए यूज होगा? वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। नई कंपनीज खुलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये चैलेंज था हमारा। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास चारों तरफ भूखमरी थी। ठीक है, रिसोर्सेस हमारे सारे लुटे जा चुके थे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। अगले 40 सालों में, कौन से 40 साल, 1950 से लेके 1990 तक हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हम डेवलप नहीं कर पाए। सिचुएशन सेम थी, लोन के रीपेमेंट का टाइम आ गया था। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। देन अब हम यहाँ पे अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया चीजों को। ठीक है, हमने फ्री कर दिया, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, आप अपने प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हो, बदले में गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी बस। ठीक है, आप अर्न करिए, अपने लिए भी अर्न करिए। ठीक है, जब आप अर्न करोगे तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट को उसके लिए लोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से नई कंपनीज का जो है इनोग्रेशन होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ डिस इन्वेस्टमेंट। अब डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। अभी अभी कुछ ही टाइम पहले रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कुछ डिस्कशन चल रहा था, सुना था? लास्ट अभी 4-6 महीने पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। अभी लाल किला लास्ट ईयर लगभग डिस्कशन चल रहा था कि लाल किले को जो है प्राइवेटाइज कर दिया है। मीनिंग क्या है? क्या है लाल किला? हमारा मॉन्यूमेंट है, हमारी हिस्ट्री को शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है? अब वो मेंटेन रखने के लिए किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, मेंटेन तो रखना है। हमारा मॉन्यूमेंट है, वो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो खंडर बन जाएगा, राइट? तो उसको, वो हमारी हिस्ट्री को ऐसे ही दिखाता रहे, हमेशा ऐसे ही बना रहे, मेंटेन रहे, तो उसके लिए किसी को तो उसका देखभाल करनी पड़ेगी। कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के लिए अगेन बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर था, राइट? करोड़ों रुपए उसके नाम पे खर्च हो रहे थे। अब क्या किया है उसको? किसी प्राइवेट प्लेयर को, टाटा ग्रुप को गया था ये, ठीक है, 99 इयर्स के लीज पे उसको दे दिया गया है कि अब 99 इयर्स तक तुम इसकी देखभाल करो, इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब प्राइवेट प्लेयर है, प्रॉफिट भी लेगा। ठीक है, तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको, उस प्रॉफिट को 99 इयर्स तक यूज करना, बदले में एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट ने लेकर, जिसको काफी सोशल मीडिया पे काफी शोर मचा था कि ये गवर्नमेंट जो है हर चीज को बेच देगी, हर चीज को प्राइवेटाइज कर देगी। तो आप उस चीज से अलग हटके सिंपल एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए कि उस गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। एक तरफ तो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो मेंटेन रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए रहेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को एक बड़ा अमाउंट भी मिला है। लास्ट ईयर लास्ट बजट में LIC कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया था। क्यों? मीनिंग क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ में आया? कोई भी सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है कि आज से इसका प्रॉफिट, इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी, बदले में तुम हमें एक बड़ा अमाउंट दे दो, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ वगैरह। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। पहले हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर था? ए स्केड्यूल कंपनीज के ऊपर, सरकारी कंपनीज के ऊपर। लेकिन अब हुआ क्या? इसके थ्रू हमने उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, पता नहीं तुम लोगों के सामने थी या नहीं थी, लेकिन अपने पेरेंट्स से कभी पूछ के देखना, कभी मीटर वगैरह नहीं हुआ करते थे। क्या करते थे? जो तार जा रहे थे उसी पे वो अपने तार डालते थे, तो बिजली चल जाती थी। पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं देखा। अभी भी कई जगह गांव वगैरह में होता है इस तरह की चीजें, तो उससे
मेंटेन नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फिर उसको क्या किया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेट हैंड्स के अंदर दे दिया गया। आज ये एनटीपीसी वगैरह गवर्नमेंट कंपनीज हैं, लेकिन ये मीटर वगैरह जो लग रहे हैं ये प्राइवेटाइज हैंड के अंदर है। इसीलिए हर घर में मीटर है आज के टाइम पे, एक एक यूनिट की रिकॉर्डिंग हो रही है। क्यों, कौन मैनेज कर रहा है, इतने एफिशिएंटली कौन मैनेज कर रहा है, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दे पा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे प्राइवेट लोग ही ध्यान दे पाएंगे। अगर मेरा पैसा खर्च हो रहा है और इस चीज से मुझे प्रॉफिट होना है, तो मैं पूरा नजर रखूंगा उस पर कि मेरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। इसीलिए तो अकाउंट पढ़ते हो तुम लोग, कंपनीज, राइट। तो उससे होता क्या है, उससे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली मैनेजमेंट होता है और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, ये सब चीजें किसमें थी, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के अंदर, ए बी के अंदर डाली गई थी। अब उनको शेड्यूल सी के अंदर डाल के, मतलब ये शेड्यूल सिस्टम जो है वो हटा दिया, ठीक है। एक तरह से कास्ट सिस्टम था इनके अंदर, तो उनको हटा दिया गया, सबको ओपन कर दिया गया। और जो सरकारी कंपनीज थी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे कि वहां से भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और कंट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। समझ में आ गया। इस तरह से दो सोर्सेज के अंदर दो तरीके से प्राइवेटाइज इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी तरीके से। मीनिंग समझ में आ गया प्राइवेटाइजेशन का, क्लियर है, डन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मीनिंग बता दो। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है भाई, लिबरलाइजेशन, इजी कर देना चीजों को, रूल रेगुलेशन को इजी कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को फ्री कर दिया गया, बिजनेस करो, अपने लिए भी कमाओ, हमारे लिए भी कमाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि पूरे ग्लोब में बिजनेस करने के लिए अब आप फ्री हो। इससे पहले हमने क्या कर रखा था, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी। उसके अंदर क्या था कि हम सिर्फ अपने उससे ही, रिसोर्सेज से ही बिजनेस करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर किसी को आने नहीं देंगे। हम दोबारा से गुलाम हो गए तो, अभी तो हम गुलामी करके हटे, राइट, जैसे तैसे तो इंडिपेंडेंट हुए, राइट। दोबारा से कोई कंपनी आई, कोई कंट्री आई, उसने हमें फिर से गुलाम बना लिया तो हम डरे हुए थे, ठीक है। 40 साल तक हमने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या था, अब हमने फ्री छोड़ दिया, अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। ग्लोबलाइजेशन लगाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब द अक्रॉस ग्लोब इज अ स्मॉल विलेज। कहीं भी, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ आ सकता है, हमारी कंपनी कहीं भी जाके बिजनेस कर सकती है, वहां की कंपनी कोई भी हमारे यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, हमने फ्री दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इसी की वजह से आज जॉब करने के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि पूरे ग्लोब में आप कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। सेम वहां के लोग जो आपकी कंट्री के अंदर आके काम कर रहे होते हैं, या वहां की कंपनी, एप्पल कहाँ की कंपनी है, क्या इंडियन है, क्या गवर्नमेंट, कहाँ की है, प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की, ठीक है। वो कहाँ की है, बाकी यूएस, ठीक है। जो आपके मोबाइल फोन सैमसंग वगैरह बनते हैं, कहाँ के हैं, आगे अलग अलग। सैमसंग कहाँ का है? कोई, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जापानीज के जो है, जो आपका ये कौन सा है जगह जगह पे आउटलेट, और जापानीज टेक्नोलॉजी इतनी सारी यूज होती है। इवन आपकी जो जर्मनी से जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, वो सारी जर्मनी से इम्पोर्ट होती है। तो ये सब क्या है, आज के टाइम पे हम किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए फ्री हैं, और कोई भी कंट्री हमारे साथ बिजनेस करने के लिए फ्री है। दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को किस किस फेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आए, हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या चेंजेस आए। अब हम क्या थे, अब हम कहीं भी, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी होती, फॉरेन कंपनी हमारे पास आ सकती थी, ठीक है, कैन कम टू इंडिया, ठीक है जी। कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ सकती थी, क्या फायदे होते कंपनी के आने से, कोई भी फॉरेन कंपनी, लाइक एप्पल ही आई है, एप्पल तो आज आई है, हम तो 1991 की बात करते हैं,
ठीक है, उस टाइम पे भी हमने बहुत सारी कंपनीज को फ्री कर दिया था कि कोई भी कंपनी हमारे यहाँ बिजनेस कर सकती है। क्यों बुलाया हमने? जिससे कि वो फॉरेन कंपनी आएगी तो अपना पैसा लेके आएगी भाई, अपनी करेंसी लेके आएगी। सपोज यूएस कंपनी है तो डॉलर्स लेके आएगी, यहाँ आके इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, कंपनी भी खुद बनाएगी तो हमारा क्या फायदा होगा? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। बनाई किसने? हमने कुछ नहीं किया। बनाई किसने? उस कंपनी ने आके यहाँ पे अपनी कंपनी बनाई। ठीक है, यूएस की या जहां की भी कंपनी थी, खर्चा किसने किया? उसने। डेवलपमेंट किसका हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, अब जब वो कंपनी यहाँ पे बनाएगी तो जॉब करने के लिए लोग को अपने घर से नहीं लाएंगे। एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? हमारे लोग। समझ में आ गया? अब जब जहां पे कोई कंपनी बन रही है तो उससे रिलेटेड सब्सिडरी कंपनीज अपने आप ही डेवलप होती चली जाती है। इससे डेवलपमेंट किसका होगा? हमारा। ठीक है, अब वो यहाँ पे अगर बिजनेस करेगी, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमाएगी तो टैक्स किसको देगी? हमारी गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल फायदा किसका हुआ? ठीक है, इसलिए हमने फॉरेन कंपनीज को फ्री हैंड कर दिया कि आप आओ और हमारे यहाँ पे बिजनेस। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज बताओ कि पैसा भी वही खर्च कर रही है, पैसा हमारी करेंसी में बोलते हैं, उनकी करेंसी में डॉलर सेंस होता है। ठीक है, जो भी हम यूएस की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, वो अपने डॉलर्स लेके आ रही है, कंपनी खुद बना रही है, डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को दे रही है, डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, जो भी सब्सिडी फैसिलिटीज है, जैसे कि कोई भी स्कूल है तो अगर स्कूल है तो स्कूल के आसपास अपने आप ही कैंटीन खुल जाएगी, स्टॉल्स लग जाएंगे, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, स्टेशनरी, ये छोटी छोटी जो चीजें, जो स्कूल से रिलेटेड चीजें, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती हैं। ट्यूशंस वगैरह, जो भी स्कूल से रिलेटेड चीजें, तो मेन कंपनी बनी और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो अल्टीमेटली फायदा हमारा हो रहा था। तो ये कंपनी इस पे क्यों आई? बिजनेस करने के लिए। इन्हें क्या फायदा होगा? क्योंकि जब तक प्राइवेटाइज हम बात कर रहे हैं, जब तक दोनों को फायदा नहीं होगा तब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब इस चीज को आप बताओ, क्यों आई ये कंपनी हमारे यहाँ? क्या जरूरत पड़ी? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है मेरा? अब कंपनी अगर आ रही है तो हर तरह से फायदा हमारा ही नजर आ रहा है। इंफ्रा हमारा बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है। तो इनको क्या फायदा हुआ? क्यों आ रही है? इनकी मार्केट भी तो स्पेंड वो एक्सपेंड Yes. होगी ना। डिमांड। इन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है और इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत है, हमारा सामान। एप्पल यहाँ क्यों आई है? झक मारने के लिए। क्यों? डिमांड। चाइना क्या काफी नहीं थी? चाइना में खाना प्रोडक्शन इससे पहले इसका यहाँ पे क्यों हुआ है? यहाँ पे क्यों आउटलेट खोले? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अब तो पॉपुलेशन हमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल उतनी ज्यादा हो। क्लियर हो गया? और हर कंपनी को सेल नहीं तो चाहिए। ठीक है, डन। उसके बदले में अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देना भी पड़ेगा, अब डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, अपनी कंट्री में भी करने पड़ते हैं, यहाँ भी करने हैं, एक ही बात है। अब तो फिर भी एम्प्लॉयमेंट, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट देंगे वहां पे वो महंगा था, लेकिन यहाँ पे आके हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सस्ते रेटों पे दे रहे हैं। आपको पता है, यहाँ पे कोई भी सपोज जो भी यूएस कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं लोग, कितनी सैलरी होती होगी? सपोज 8 लाख सैलरी हम मान के चल रहे इन जनरल मंथली, क्योंकि यूएस कंपनी है। यहाँ पे वो क्या बता रहे? 8 लाख रुपए मंथली सैलरी। लिविंग स्टैंडर्ड तशा नहीं है लोगों, लेकिन आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके बताना उससे $10,000, 80 रुपए का रेट लगा लो। वैसे आज 84 था, मैंने सुबह भी शेयर किया था आप लोगों से। तो $10,000 के अंदर वो बंदा काम कर रहा है डे नाइट, क्योंकि यूएस है तो शिफ्ट भी अलग है, डे नाइट। तो $10,000 में हमारे यहाँ का बंदा जो फुली मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला होता है, वो जॉब कर रहा है, और वहां पे $10,000 में जॉब दे पाएंगे? $3,000 तो उनको दिए जाते हैं जो
मथुरा वृंदावन में वो घूमते रहती है पेंशन की, तो क्या $10,000 में वहां कोई काम करेगा? तो फायदा किसको हो रहा है? ठीक है, तो दोनों को ही फायदा है इस चीज से, इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी लाइक अंडर रेटेड कंट्री के अंदर जाती है, मतलब कंपैरेटिवली, अब यूएस के कंपैरिजन पे अगर हम आज के टाइम में देखें तो हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस टाइम पे हमारी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आ रही है, कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, तो उसको भी उतना ही फायदा नजर आ रहा है, तभी आके वो इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे। समझ में आ गया जी? क्लियर है? डन, आगे बढ़े। अब हमने फॉरेन प्लेयर्स को फ्री तो कर दिया, अपनी कंट्री के लोगों को भी फ्री कर दिया, बाहर के लोगों को भी फ्री कर दिया बिजनेस करने के लिए, लेकिन इससे क्या हमारी सिक्योरिटी इफेक्ट नहीं करेगी? क्या हम एयरफोर्स के अंदर, क्या हम अपनी आर्मी के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं कि आओ करो, हम क्या कौन सा वेपन यूज करने वाले हैं वो वेपन तुम बनाओ, क्या हम फ्री कर सकते हैं? कभी भी धोखा हो सकता है, राइट? तो अभी भी हमने जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड है, उनको अभी भी हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि कोई भी कंपनी जो एटॉमिक से रिलेटेड है, क्योंकि एटॉमिक भी कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी, ठीक है, परमाणु बम, बायोलॉजिकल बम, ठीक है, अभी ये जो कोविड फैला था वो क्या था? वो बायोलॉजिकल वेपन था, बायो वेपन था, ठीक है, वो जो दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस थोड़ा सा लेबोरेटरी से, चाइना की लैब से थोड़ा सा लीक हो गया, बस गैस जैसे लीक हो जाता था, और उसने क्या हाहाकार मचाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी जो रिस्क वाली चीजें हैं जिससे हमारी कंट्री की सेफ्टी को रिस्क हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को रिस्क हो सकता है, ठीक है, या वर्ल्ड को रिस्क हो सकता है, ऐसी कंपनीज को अभी भी, आज तक भी, वो हमारे ही हाथ में है। तो हमने कभी भी उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस ना किया है, ना करेंगे। हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी, हम इसराइल से मंगा लेते, हम रशिया से मंगा लेते, इंपोर्ट करके मंगा लेंगे, लेकिन किसी भी कंपनी को परमिट नहीं करेंगे कि वो हमारी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, हम अपनी सेफ्टी उनके हाथ में। तो ग्लोबलाइजेशन इज मींस कि कोई भी कंपनी कहीं भी ग्लोब के किसी भी कॉर्नर पे जाके बिजनेस करने के लिए फ्री है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कंडीशन अपनी, तो कंडीशंस हमेशा रहेंगे, हम कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में नहीं डालेगी, उसके अलावा कोई भी बिजनेस करने के लिए। अब इससे कुछ फायदे हुए हैं, कुछ नुकसान हुए हैं, बता दो जरा। फेवर, फायदा क्या हुआ इसका? यही सब चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। ग्लोबलाइजेशन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एंड क्रिटिकली एक्सप्लेन। तो क्रिटिकली एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? आपको इसके फेवरेबल पॉइंट्स भी बताने हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, तो फेवरेबल बता दो जरा, कौन कौन से पॉइंट होंगे? इतने सारे पॉइंट हमने किए, एक एक करके बोलो खाने। ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या होगा भाई हमारी कंट्री को? फेवर का तो वही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, डेवलपमेंट। कि बोलो जल्दी से। इंफ्रा हमारा डेवलप हो गया, राइट, इंफ्रा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, यस, एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज होगा। और फॉरेन रिजर्व, यस, वेरी गुड, फॉरेक्स हमारा इंक्रीज होगा। और बोलो, हाँ जी, बस, हाँ जी, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और क्या होगा? हमारी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। हाँ जी, ठीक है, एनी हाउ हमारी कंट्री का। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज से टैक्स ज्यादा लिया जाता है। जो भी हमारी इन हाउस कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनसे 30% का टैक्स लिया जा रहा है, और जो फॉरेन कंपनीज है उनसे 40% का टैक्स लिया जा रहा है। गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। टैक्स मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट के लिए इनकम है। समझ में आ गया भाई? बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। क्लियर? तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी है वो भी, जैसे कि
आपने नाम सुना है मारुति सुजुकी? इंडियन कंपनी है? नहीं, कहाँ की कंपनी है? हम्म, सुजुकी तो जापान की है। अच्छा, कि दो कंपनीज को मिला के मारुति यस मर्ज। वो किसके थ्रू हुआ है? किसी के थ्रू हुआ है? इन्हीं के थ्रू हुआ है। मारुति हमारी इंडियन कंपनी है, हाँ। उसने जॉइंट वेंचर किसके साथ किया? सुजुकी के साथ। तो दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी नाम की गाड़ी चलाई 800, अगर याद हो तो आज तक की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी। ठीक है, अब नहीं है, लैप्स हो गई टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? तो इसी के थ्रू आई। वो लोग यहाँ पे आए, ठीक है, उन्होंने हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर की। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम शेयर करते हैं, हम किसी के साथ जाके शेयर करते हैं, कोई हमारे साथ शेयर करते हैं। आज उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही हीरो होंडा, हीरो अभी जो बाइक निकल के आ रही है वो सिर्फ हीरो की आ रही है। पहले क्या नाम हुआ करता था? हीरो होंडा। होंडा अगेन जापानीज। ठीक है, फोर्ड, फोर्ड कहाँ की है? हाँ जी, बट फोर्ड कंपनी उसकी नहीं है, यूएस की नहीं है। फोर्ड कहाँ की है? यूएस की नहीं है, नहीं, जापान की भी नहीं है शायद। नहीं, जर्मनी की नहीं है। मुझे अभी नाम एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो यूएस की भी नहीं है। नहीं, यूएस की भी नहीं है, इंडिया की भी नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही है। हमारी कंट्री के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है ग्लोबलाइजेशन की। रिलायंस इंडस्ट्री बाहर जाके काम कर रही है, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके कुछ अनफेवरेबल चीजें भी बता दो। आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिसएडवांटेज। हाँ जी, बता दो जरा, नुकसान क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन से नुकसान क्या होंगे? कई बार पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए। कंपटीशन ज्यादा होंगे। हाँ जी, मार्केट। कंपटीशन, यस। तो कंपटीशन तो अच्छा होता है। हाँ, बोलिए। मैम जैसे दूसरी कंट्रीज की हमारी वो होती है ना, एमएनसीज होती हैं, उनके अंदर एक स्टिफ भाई हम अभी निकल के आए थे बस, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम एक हाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी को मेंटेन कर पाए। और जो हमारे यहाँ आ रही है कंपनीज, वो ऑलरेडी सेटल्ड थी, ऑलरेडी डेवलप्ड थी। तो पावर किसकी चलेगी? उनकी चलेगी। और अगर सस्ते रेटों पे वो सामान आ जाएगा, जैसे चाइनीज, चाइनीज सामान हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि उस पे मोर देन 100% का टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अभी भी। उसके बावजूद वो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चर्ड सामान से सस्ता मिल जाता है, और लोग कितना अट्रैक्टिव मिलता है। कई बार हम मार्केट के अंदर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो की रिंग्स बड़ी सुंदर लग रही है, लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा होता है, अरे बड़ी सुंदर लग रही है यार, ले लो, सस्ती मिल रही है ना, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लग रही है, सस्ती भी मिल रही है। सस्ती चलो 20 ही रुपए की थी, लेकिन 20 रुपए तो आपसे खर्च करा दिए, डिमांड तो जनरेट करा दी, राइट? मतलब वो 20 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसमें वो इतना टैक्स भी दे के आई होगी। सपोज 100% का टैक्स भी रहा होगा, 20 रुपए तुम्हें मिल रही है, तो सेलर भी कुछ प्रॉफिट ले रहा होगा। उसके बाद जो भी कॉस्ट उसको पड़ी होगी, उस पर टैक्स भी था आधा। उसके बाद सोचो कितने रुपए की वहां से निकल निकल। तो इतना टैक्स लगने के बावजूद भी उसको क्या कर रही है यहाँ पे। आज दिवाली की जो लाइटें बनती है, कितने कितने डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिसकी दिवाली की लाइटें तुम खरीदते हो? बताओ, जितनी भी फैंसी लाइट्स आती है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना? त्योहार हमारा बिजनेस चाइना, राइट? क्या किया उसने? उसने सस्ते रेटों पे सामान पहुंचाया है भाई। तो जो ऑलरेडी पहले हमारे यहाँ जो बनते थे वो बल्ब बनते थे, पता नहीं तुम लोगों ने देखे या नहीं देखे, लाल पीले हरे नीले, एक होती थी वो 0 वाट के बल्ब जिनको बोलते थे, वो हमारे यहाँ होते थे। आज मिलते हैं? आज लगे हुए देखे किसी के घर में? क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसकी बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। सिंगल बल्ब तो मिल जाता है नाइट बल्ब के नाम पे,
बाकी वो लड़ी नहीं मिलती आज के टाइम में मार्केट में। आजकल रंग बिरंगी छोटी छोटी पतली पतली सुंदर सुंदर सस्ते रेटों पे मिलने वाली लड़ी जगह जगह पे मिलेंगी, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों, क्या हुआ? इस कंपटीशन ने उन्हें आउट कर दिया, वो सस्टेन नहीं कर रहे। सस्ते रेटों पे अट्रैक्टिव चीजें आपको मिल रही हैं, आप खरीद रहे हो, वो नहीं सस्टेन। तो इस कंपटीशन की वजह से हुआ क्या, हमारे जो इन हाउस प्रोड्यूसर्स कंपनीज थे वो बर्बाद, नुकसान। ग्लोबलाइजेशन का फायदा तब है जब हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में जाके कर रहे हैं बिजनेस। जैसे ये कंपनी हमारे यहाँ आ रही थी, इनको फायदा है, लेकिन हमें ये फायदे तो हो रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेन लॉस है, जो एक बड़ा झटका है, वो ठीक है। और ये इसका मेन, क्योंकि वो सारी कंट्रीज क्या थी, वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है। वो कंपनीज कहाँ से आ रही है, डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही है, जो अपनी कंट्री को तो कैप्चर कर चुकी है, अब वो दूसरी कंट्रीज की मार्केट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हमारे यहाँ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज, आप याद करो बचपन, मतलब आपका बचपन तो भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती थी पहले जो अब नहीं, वैनिश हो गई परफॉर्मेंस, बहुत सारी कंपनीज इसकी वजह से, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी रहे जिनकी वजह से, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो $10,000 में काम कर रहे हैं, जो अपनी सैलरी जो है 8 लाख रुपए बता रहे हैं, 8 लाख तो कन्वर्जन की वजह से है। किस टाइम पे कन्वर्जन रेट इतना नहीं था, 17 रुपए था, तो 17 रुपए के हिसाब से लगा लो 17,000। स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला हाईली क्वालिफाइड लोग $10,000 में काम कर रहे हैं, तो ये नुकसान ही तो है एक तरह से उन लोगों को। अगर वही यूएस में होते तो उनको सैलरी ज्यादा मिलती होती, ठीक है। क्लियर हो गया? 8 लाख की सैलरी के लिए लोग यहाँ से स्विच करके वहां जाके रहना शुरू कर देते हैं, है ना, और घर में पेरेंट्स बताते हैं हमारा लड़का यूएस में है, 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, हमें जो फायदा हो सकता था वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने ग्लोबलाइजेशन किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इतना भी नहीं था भाई, हमें तो अपना इंफ्रा भी डेवलप करना था, हमें एजुकेशन भी डेवलप करनी थी, हमें प्रॉफिट भी कमाना था, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिलाना था, ठीक है। हमें अपने कंट्री को ओवरऑल डेवलप करना था, जो हम नहीं कर पा रहे थे। 40 साल हमने हाथ पैर मार के देख लिए, नहीं कर पाए, तब जाके हमें बोला है भाई आओ बिजनेस करो, ये हमारी जरूरत है, हमारी प्रायोरिटी भी भूखमरी को खत्म करना। इसलिए ग्लोबलाइजेशन वाज द बेनिफिशियल। आपसे ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबलाइजेशन वाज गुड और बैड, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएगी तो आपको बताना यस इट वाज गुड, क्योंकि इतने सारे फायदे दिए भाई, हमारे पास ये भी नहीं था, और अगर नहीं होता आज के टाइम तक भी तो हम फिर से किसी कंट्री के गुलाम बन चुके हैं, ठीक है। तो इसी की बदौलत है कि आज हम यहाँ इंडिपेंडेंट बैठ के अपना काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो यस ग्लोबलाइजेशन वाज वेरी गुड, ठीक है। क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है तो इसके नुकसान भी बताना है। डन? चलो आज के लिए इतना बहुत है, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे बच्चों। होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching, keep learning, and don't forget to share. Keep sharing. Thank you.